पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ। पुष्कर सिंह धामी ने जनसेवा को बताया प्राथमिकता। ऊधम सिंह नगर की खटीमा विधानसभा से हैं मौजूदा विधायक। अमेरिका के 245वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति को दिए संदेश में पीएम ने कहा, एक लोकतांत्रिक देश के रूप में दोनों देशों में स्वतंत्रता के मूल्य साथ ही रणनीति साझेदारी भी वैश्विक रूप से अहम। कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों में कमी जारी। पिछले 24 घंटों में 43,071 दैनिक नए मामले दर्ज। रिकवरी दर बढ़कर 97% से ज्यादा। अब तक 35 करोड़ 12 लाख से ज्यादा को लगे कोरोना रोधी टीके। स्वामी विवेकानंद की 119वीं पुण्यतिथि आज। कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है याद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रकाश जावड़ेकर ने श्रद्धांजलि अर्पित की। फिलीपींस सेना का हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त। 3 पायलट और 5 क्रू सदस्य सहित 29 लोगों की मौत। कुल 92 लोग थे सवार, 40 को बचाया गया सुरक्षित। और खेलों में यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच तय। पहले सेमीफाइनल में स्पेन का इटली से होगा मुकाबला, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और डेनमार्क आमने सामने। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने यूक्रेन को और डेनमार्क ने चेक गणराज्य पर जीत दर्ज कर अंतिम 4 में बनाई जगह। भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें आज शाम देहरादून के राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। धामी को शनिवार को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया था। नेता चुने जाने के बाद उन्होंने भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सभी के सहयोग से आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए जनसेवा को ही अपना लक्ष्य बताया। 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ जिले में जन्मे पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं क्षेत्र के खटीमा विधानसभा सीट से पिछले 2 बार से विधायक हैं। और उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूरदर्शन समाचार के साथ खास बातचीत की। राज्य के नए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर विकास का मुद्दा है। आइए देखते हैं इस बातचीत के मुख्य अंश। आज जो है पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। समग्र उत्तराखंड के विकास को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं धामी जी, साथ ही क्या कुछ बातों की प्राथमिकता इनकी रहेगी और उसके अलावा इनके सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं, इस विषय पर अधिक बात करने के लिए खुद पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ हैं। धामी जी, सबसे पहले तो डीडी न्यूज़ की तरफ से आपको बधाई हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धामी जी, आपकी इस समय क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी उत्तराखंड को लेकर के? देखिए, उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे काम मोदी जी की सरकार लगातार कर रही है। चाहे हम ऑल वेदर रोडों की बात करें, चाहे कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे लाइन की बात हो या बागेश्वर रेल लाइन की सर्वे की बात हो, चाहे हमारे जो है भारतमाला प्रोजेक्ट हो। अभी कोरोना के समय में तमाम जगह पर 2-2 हॉस्पिटल ऋषिकेश और हल्द्वानी में बनाए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम, चाहे जल जीवन मिशन में हो, हर घर को नल की योजना हो केंद्र सरकार के द्वारा, और हमारे सरकार की 4 साल की योजना में बहुत सारे काम हुए हैं। उन्हीं कामों को आगे बढ़ाना है। धामी जी, आप सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं इस समय पे? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। हम उत्तराखंड की जनता के लिए समर्पित होकर काम करेंगे, उत्तराखंड की जनता की सेवा करेंगे और उत्तराखंड के जनमानस के लिए जो सबसे अच्छा हो सकता है उसके लिए प्रयास करेंगे। कोरोना के कारण से बहुत सारी स्थितियां हमारे सामने बड़ी कठिन खड़ी हो गई हैं। उन सब में जो है कोशिश करेंगे कि हर प्रकार से लोगों को राहत मिले, नौजवान युवाओं को रोजगार मिले। उस दिशा में काम करेंगे। जो पद खाली हैं जल्दी से जल्दी उनको भरेंगे। डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 245वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका के लोगों को उनके 245वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई। एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत और अमेरिका स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के मूल्यों को साझा करते हैं। हमारी रणनीतिक साझेदारी का वास्तव में वैश्विक महत्व है।
सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे कल ब्रिटेन और इटली के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकातें इन दोनों देशों के अपने समकक्षों और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ होगी। इन बैठकों का लक्ष्य भारत और इन दोनों देश के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। सेना प्रमुख पहले 2 दिन ब्रिटेन की यात्रा पर रहेंगे, जहां उनकी मुलाकात वहां के रक्षा सचिव, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सेना प्रमुख से होगी। जनरल एम नरवणे कई सैन्य संस्थानों का निरीक्षण भी करेंगे। इटली के 2 दिवसीय दौरे के दौरान सेना प्रमुख इतालवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सेना प्रमुख के साथ बैठकें करेंगे। जनरल नरवणे कैसिनो शहर में भारतीय सेना के एक स्मारक का उद्घाटन भी करेंगे। और अफ्रीका से दिल्ली के पते पर 7 करोड़ की हेरोइन चूड़ियों में छिपाकर भेजी गई है, जिसे दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम ने पकड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में अखिल सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति कश्मीर के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटों में 43,071 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,85,350 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 52,299 लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी दर बढ़कर 97.09% हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 2.44% हो गई है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.34% है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को चला रहा है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 35 करोड़ 12 लाख से ज़्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 63,87,849 लोगों को टीके लगाए गए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 18,38,490 कोविड सैंपल की जांच हुई है। वहीं अब तक कुल 41,82,55,000 के करीब कोविड सैंपल की जांच हो चुकी है। कर्नाटक सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी प्रतिबंधों में कुछ और छूट देने की घोषणा की है। प्रदेश में अब तक शॉपिंग मॉल अब खुलने की अनुमति मिल गई है। मॉल के दुकानदारों ने बताया है कि केवल वैक्सीन लगे हुए लोगों को ही अंदर आने की अनुमति मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि ज़्यादातर मॉल के कर्मचारियों को वैक्सीन लगा दी गई है। उन्होंने कल से बिजनेस के गति पकड़ने की उम्मीद जताई है। अगली खबर लेह से। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे के नेतृत्व में शिक्षा, महिला, बाल और युवा मामलों की 30 सदस्यीय संसदीय स्थायी समिति 3 दिवसीय यात्रा पर लेह पहुंची है। समिति लेह के विभिन्न स्कूलों का दौरा करेगी और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। लेह एयरपोर्ट पर सचिव अजीत कुमार साहू ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त करने के बाद लद्दाख शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत करने, CBSE के साथ मौजूदा स्कूलों की संबद्धता और छात्र शिक्षक अनुपात और बुनियादी ढांचों में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। लद्दाख के 907 सरकारी स्कूलों में 22,000 छात्र जबकि 112 निजी स्कूलों में 29,000 छात्र पढ़ रहे हैं। लद्दाख प्रशासन एक छात्र को शिक्षित करने में 3,59,000 रुपये खर्च करता है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़।
Why is it so important, the saturation of population with vaccines, that being the key factor, and the dire need to actually completely do away with the vaccine hesitancy? The virus is around and the virus will stay for some time. But what about the solutions that are sustainable? So sustainable solutions is self-discipline in the mind and vaccines. These two are clear-cut solutions. Vaccine hesitancy is something that we need to fight. Vaccines have to be embraced. The minute you are eligible, take the vaccine. Don't hesitate कि इससे साइड इफेक्ट होगा, इससे कुछ गड़बड़ होगा. वैक्सीन लेना चाहिए सबको. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश में आज 25 करोड़ पौधे रोपित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2021 में 30 करोड़ पौधों को रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत 25 करोड़ पौधे 4 जुलाई को और बाकी 5 करोड़ पौधों को जुलाई में वर्षा के अनुसार रोपित किया जाना लक्षित है। आज महान संत और भारतीय धर्म दर्शन के प्रतीक पुरुष स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं में से एक स्वामी विवेकानंद भावुक राष्ट्रवादी, दूरदर्शी विचारक, उत्कृष्ट वक्ता और असाधारण बुद्धिजीवी थे। उन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे और विश्व शांति को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने महान भारत और इसकी समृद्ध संस्कृति की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका प्रतिष्ठित जीवन और बहुमूल्य शिक्षाएं सभी के लिए मार्गदर्शक बनी हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जी मात्र एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक अमर विचार, एक समृद्ध जीवन शैली हैं। वे राष्ट्र निर्माण में अस्पृश्यता व जातिवाद को बड़ी बाधा मानते थे। उन्होंने युवाओं में नई चेतना जागृत कर उन्हें सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया। भारतीयता, अनंत ज्ञान व ऊर्जा के पर्याय स्वामी विवेकानंद जी ने अपने उपदेशों, प्रेरक विचारों व पुरुषार्थ से राष्ट्र के साथ साथ मानव जाति के उत्थान और कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने भारत के दर्शन व संस्कृति को विश्व में गुंजायमान किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर लिखा, विश्व को शांति और समता का संदेश देने वाले एवं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रकाशमय और प्रेरित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। फिलीपींस के दक्षिणी इलाके में लैंडिंग के समय मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 हरक्यूलस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के समय इस विमान पर 92 लोग सवार थे। राहत और बचाव कार्य में जुटे लोगों ने विमान से 40 लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया है। बचाव कर्मियों को अब तक 29 लोगों के शव भी मिले हैं। अभी तक दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। विमानन अधिकारियों ने फिलीपींस एयरफोर्स के नेतृत्व में इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। वहीं कनाडा के पश्चिमी क्षेत्र केंद्रीय ब्रिटिश कोलंबिया में 135 से ज्यादा जगहों पर आग लगने की घटनाएं जारी हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने इस सप्ताह और ज्यादा बिजली कड़कने की चेतावनी दी है, जो तेज हवाओं से जंगल की आग को और भड़का सकती है। 30 जून और 1 जुलाई के बीच ब्रिटिश कोलंबिया और पश्चिमी अल्बर्टा में 7,10,000 बिजली कड़कने की घटनाएं सामने आई हैं, जो कि सामान्य से 10 गुना ज्यादा हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक क्रिश विगास्की ने बताया कि पिछले 5 सालों के दौरान इसी समय अवधि में औसतन 8300 बिजली कड़कने की घटनाएं हुई हैं। इस सप्ताह तक आग लगने से करीब 1 लाख हेक्टेयर भूमि के प्रभावित होने का अनुमान है। आग से प्रभावित इलाकों से अब तक 1300 से ज़्यादा घरों को खाली कराया गया है। लापता हुए लोगों को परिवारों से मिलाने के लिए रेड क्रॉस ने फोन लाइन सेवा भी शुरू कर दी है। ब्रिटिश कोलंबिया का प्रशांत क्षेत्र अभूतपूर्व गर्मी से उबर रहा है। हीट वेव की वजह से 719 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जो कि पहले की तुलना में औसत से 3 गुना ज़्यादा है। हीट वेव के दौरान लिटन शहर में तापमान 49.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि कनाडा का पिछले 80 सालों का सर्वाधिक दर्ज तापमान है।
और अब रुक करते हैं खेल की दुनिया का। यूरो 2020 के दूसरे सेमीफाइनल का लाइनअप भी तय हो गया है। बुधवार को वेम्बले में होने वाले सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना डेनमार्क से होगा। इंग्लैंड ने कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में यूक्रेन को 4-0 से पराजित किया। वहीं डेनमार्क ने चेक रिपब्लिक को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यूरो 2020 के क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन को 4-0 से मात दी। इंग्लैंड के लिए हैरी केन ने चौथे और 50वें मिनट में 2 गोल किए। हैरी मैग्वायर ने 46वें मिनट में गोल किया। टीम का चौथा गोल 63वें मिनट में सब्स्टिट्यूट जॉर्डन हेंडरसन ने किया। ये 62 मुकाबलों में हेंडरसन का पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल रहा। यूक्रेन की टीम इस मैच में इंग्लैंड के लिए कोई खास परेशानी पेश नहीं कर पाई। इंग्लैंड ने 2018 के फुटबॉल विश्व कप में भी अंतिम 4 में जगह बनाई थी। इंग्लैंड ने लगातार 5वें मैच में क्लीन शीट बनाए रखी और यूरो 2020 में विरोधी टीम को कोई गोल नहीं करने देने का रिकॉर्ड बरकरार रखा। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क ने चेक रिपब्लिक को 2-1 से मात देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अंतिम 16 के मुकाबले में डेनमार्क ने वेल्स को हराया था। एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए डेनमार्क ने मजबूत खिलाड़ियों से भरी चेक टीम को हराने में कामयाबी पाई। 5वें मिनट में थॉमस डेलेनी ने डेनमार्क के लिए पहला गोल किया। वहीं 42वें मिनट में कैस्पर डोलबर्ग ने गोल कर टीम को हाफ टाइम से ठीक पहले 2-0 की बढ़त दिला दी। पैट्रिक शिक ने 49वें मिनट में चेक टीम के लिए एकमात्र गोल किया। ये टूर्नामेंट में उनका 5वां गोल रहा और इसके साथ वे गोल्डन बूट की रेस में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बराबर आ गए। डेनमार्क ने अंत तक 2-1 की बढ़त बरकरार रखी और मैच अपने नाम किया। अब बुधवार को वेम्बले में होने वाले सेमीफाइनल में डेनमार्क का सामना इंग्लैंड से होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और पिछले 2 ओलंपिक से बैडमिंटन में देश के लिए 2 पदक आए हैं। ऐसे में एक बार फिर से टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन से पदक की उम्मीद की जा रही है। हालांकि इस बार केवल 4 बैडमिंटन खिलाड़ी ही ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। महिला एकल में रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता पीवी सिंधु एक बार फिर से पदक की दावेदारी पेश करेंगी, तो वहीं पुरुष एकल में साई प्रणीत से खेल प्रेमी पदक की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा पुरुष युगल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी कोर्ट पर उतरेगी। भारतीय टीम के मुख्य कोच पी गोपीचंद टोक्यो में इन खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद कर रहे हैं। किस तरह की तैयारी चल रही है? अगर हम ओलंपिक की बात करें तो कुछ विदेशी कोच हायर किए गए हैं जो आपको असिस्ट करेंगे। सभी का प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो रहा है। हमारे पास बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सहयोग से अच्छे कोचेस का नियम हुआ है। सो मेंस सिंगल्स में अगुस जो कोच है वो काम कर रहे हैं। विमेन सिंगल्स के लिए पार्क जो कोरियन कोच है वो काम कर रहे हैं और मेंस डबल्स के लिए मैथायस बो जो डेनमार्क ओलंपिक मेडलिस्ट है वो कोच के तौर पे काम कर रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छी सहयोग मिली है और इसके वजह से हमारे प्रिपरेशंस भी अच्छी तरह से हो रहे हैं। गोपी, पिछले कुछ टूर्नामेंट कोविड के चलते स्थगित हुआ, कुछ पोस्टपोन हुए और कुछ कैंसिलेशन हुआ है, तो किस तरह से देखते हैं? खासकर अगर हम साइना नेहवाल और के श्रीकांत की बात करें तो क्योंकि वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, इस कारण उनको ओलंपिक में भाग नहीं ले पाएंगे वो, तो कितना बड़ा ब्लो मानते हैं ये भारतीय बैडमिंटन के लिए? मैं मानता हूँ कि साइना, किडम्बी श्रीकांत और हमारे विमेंस डबल्स के अश्विनी पोन्नप्पा और सिक्की रेड्डी, ये तीनों का कहीं ना कहीं चांस बनता था। बट जैसे कोविड सिनारियो इतने अनसर्टेन था कि हमें कोई और रास्ता नहीं था, बट वी हैड टू वेट टिल द लास्ट मोमेंट एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैड दोस टूर्नामेंट्स कैंसिल्ड। सो हमें इन प्लेयरों को कोई मौका नहीं मिला जो लॉस्ट पॉइंट्स को गेन करने के लिए। अगर हम भारतीय बैडमिंटन टीम की अगर नज़र डालें तो पिछले ओलंपिक में 2012 से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने ओलंपिक में। जो ट्रेडिशनल टीमें हैं जैसे कि चीनी ताइपे है, चीन है, या मलेशिया, फिर थाईलैंड, इन खिलाड़ियों के समकक्ष भारतीय खिलाड़ियों को देखा जा रहा है इस वक्त। तो टोक्यो ओलंपिक में किस तरह से प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं आप भारतीय खिलाड़ियों से? आई थिंक अच्छा रहा। पिछले 3 ओलंपिक्स में अगर 2008 में देखा गया तो पहली बार कोई अपने देश से क्वार्टर फाइनल खेला। फिर उसी तरह से 2012 में एक ब्रॉन्ज और एक क्वार्टर फाइनल्स खेले और 2016 में एक क्वार्टर फाइनल्स और एक सिल्वर मेडल मिला।
उम्मीद है कि इस बार एक से ज़्यादा मेडल आए। अगर हम टोक्यो ओलंपिक की बात करें गोपी पर्टिकुलरली, तो कौन से ऐसे देश हैं जो मानते हैं कि उन देश के खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं? अभी पिछले 1-1.5 साल से थोड़े कंट्रीज बिल्कुल भी खेले नहीं है, जैसे चाइना वगैरह। सो इन ऐसे प्लेयर्स कौन से लेवल पे आते हैं इसका एक कोई अंदाज़ा नहीं है हमें। सो आई थिंक एक थ्रेट ये रहेगा ऑफ द अननोन, विच इज़ डेफिनेटली देयर। इनके अलावा जो भी अगर विमेन सिंगल्स देखा गया तो जो ट्रेडिशनल कंट्रीज है जैसे चाइनीज़ ताइपे, जापान, थाईलैंड, ये मेजर कंट्रीज होंगे कंपटीशन के। उसी तरह से अगर मेंस सिंगल्स में देखा गया तो काफ़ी कंट्रीज हैं, डेनमार्क, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं। और मेंस डबल्स में जो जो ओलंपिक के लिए जो टॉप प्लेयर्स रहेंगे वो इंडोनेशियंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जापान लोकल कंट्री है, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री खेल को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और खिलाड़ियों से लगातार वार्तालाप करते रहते हैं, तो किस तरह से देखते हैं जब देश का शीर्ष नेतृत्व खिलाड़ियों से खुद बात करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे सिनारियो को आप? आई थिंक बहुत बढ़िया मोटिवेशन मानता हूँ, क्योंकि 2015 में 2016 में करीब 8 मन की बात कंटिन्यूअसली प्रधानमंत्री ने खेल के बारे में बात किया था। तो कभी इसके पहले ऐसा नहीं हुआ कि हमारे देश के जो वरिष्ठ नेता है वो खेल के प्रति इतना इंटरेस्ट लिया। सो उसी वजह से जो खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन हुआ है और खेल के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी अपना जॉब सीरियसली लिए हैं। तो इसके वजह से आज के तारीख में अगर आप खेलो इंडिया मानो, फिट इंडिया मानो या योगा डे मानो, तो सारे जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं और ऐसे जो इवेंट्स हैं, इनके लिए जो स्फूर्ति मिलती है वो ऊपर से मान के है कि इनके तरफ से सपोर्ट है। तो मैं बहुत आभारी हूँ हमारे प्रधानमंत्री का कि उन्होंने खेल के प्रति इतना इम्पोर्टेंस दिया, स्पेशली कोविड के टाइम पे भी उन्होंने मेरे ख्याल से ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चौथा मीटिंग है उनका खिलाड़ियों के मनोबल के लिए और खिलाड़ियों के प्रिपरेशन देखने के लिए। चलिए गोपी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय बैडमिंटन टीम टोक्यो में मेडल लेकर आए और देश का नाम रोशन करे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।